हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विद रिद्धि। आज हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से हमारा राइट है और पहले कैसे हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये फंडामेंटल राइट से अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया और फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रहा? इसके जानने के लिए हम टाइमलाइन के साथ देखते हैं। इसके लिए मेरे पास आपके लिए क्विक क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे लॉज से मिलकर बना है। हमने अलग अलग कंट्री से लॉज बोरो किए हैं। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे किस लॉ का इन्फ्लुएंस है? सोचिए। इसका आंसर है हमारा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो यहीं से शुरुआत होती है। 1935 एक्ट में हमें प्रॉपर्टी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट राइट मिला था, जिससे कोई कभी भी स्टेट हमारे यूं ही कोई भी प्रॉपर्टी का एक्वायर नहीं कर सकती थी। इसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 में हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट के तौर पे हमें मिली। अब ये क्या कहता है? सबसे पहले 19(1)(f) में हमें राइट टू प्रॉपर्टी एक्वायर करना, मॉडिफाई करना, यही सब राइट्स दिए गए। फिर आर्टिकल 31 में दो क्लॉज थे, आर्टिकल 31(1) एंड आर्टिकल 31(2). आर्टिकल 31(1) क्या बोलता है? ये कहता था कि कोई भी लॉ के बिना किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 31(2) बोलता है कि पब्लिक पर्पस के अलावा गवर्नमेंट कभी भी कंपल्सरीली एक्विजिशन किसी भी प्रॉपर्टी का नहीं कर सकती है एंड उसके लिए लॉ की अथॉरिटी होना तो जरूरी है। साथ में उस लॉ में जितना कंपेंसेशन दे रखा है, जितने पैसे दे रखे हैं, उतने आप उस पर्सन को देने पड़ेंगे। और इसी के साथ वो जो लॉ है उस पे जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी वो एडिक्वेट है या नहीं है, इस बात पे आप कभी भी उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहां से हमें मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट। अब समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडियन सोसाइटी में सोशलिस्ट अप्रोच थी। आप जानते होंगे सोशलिस्ट अप्रोच क्या थी? सोशलिस्ट अप्रोच ये थी कि हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ा एक डिस्टेंस था, क्योंकि हमारे यहाँ से कई सारे सिस्टम चलते थे, जैसे जमींदारी सिस्टम हो गया, रोयतवारी सिस्टम हो गया। इनके कारण हमारे जो सोसाइटी है उसमें अमीरी और गरीबी बहुत थी और गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को इक्वलाइज करना और ये अमीरी और गरीबी का इतना बड़ा डिस्टेंस कम करना। और इसी के लिए गवर्नमेंट बार बार कोशिश करती थी और यही प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए आता है फर्स्ट अमेंडमेंट 1955 में। इससे हम जोड़ते हैं 31A एंड 31B को। अब ये क्या था? आर्टिकल 31A बोलता है कि कोई भी लॉ हुआ, मतलब ऐसा कोई एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसका मॉडिफिकेशन, उसके जितने भी राइट्स हैं, ये अगर आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज कर भी रहे हों तो भी ये वॉइड नहीं होंगे। आर्टिकल 31B क्या बोलता है? ये बोलता था कि शेड्यूल 9 जो हमें दिया गया था, उस शेड्यूल 9 में जितने भी रेगुलेशन एंड एक्ट हैं जो उसमें मेंशन किए गए हैं, अगर वो पार्ट 3rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट है उसे वॉयलेट भी कर रहे हों तो भी वो वॉइड नहीं होंगे। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि ये जो समस्या थी ना जमींदारी और इन सब चीजें लैंड ओनर्स को लेके कि हमारे यहाँ हम प्रॉपर्टी एक ही पर्सन पे एक्वायर हो जाती थी और हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, उसे रोकने के लिए। तो कैसे? यहां से आता है लैंड सीलिंग का लॉ। पहले हमारे पास लैंड सीलिंग का लॉ नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे लॉज वो परमिट ही नहीं करता था कॉन्स्टिट्यूशन, पर अब हम लाए लैंड सीलिंग का लॉ। लैंड सीलिंग का मतलब हुआ कोई भी प्राइवेट पर्सन एक हद तक ही प्रॉपर्टी का एक्वायर कर सकता है, उससे ज्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकता। यहां से खड़े होते हैं बहुत सारे इश्यूज। अब क्या करने लगे जमींदार और लैंड ओनर, इनमें प्रॉब्लम आ गई। वो जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो आर्टिकल 32 के अंदर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके वो इस तरीके के केसेस लाने लगे कि प्राइवेट सीलिंग के कारण इससे ज्यादा प्रॉपर्टी वो एक्वायर नहीं कर पा रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार यहाँ दिक्कतें आने लगी क्योंकि हर कोई जमींदार सुप्रीम कोर्ट चला जाता और वहां पे केस चलता। इस समस्या से भी हल पाने के लिए आया अमेंडमेंट 44। अमेंडमेंट 44 से हमने लाया आर्टिकल 308।
आप जानते होंगे कि आर्टिकल 300 फिलहाल हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां से हमें राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे मिली और आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 रिपील कर दिए गए, जिससे हमारा फंडामेंटल राइट यहां से चला गया और इधर से शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ह्यूमन राइट की। आज के टाइम पर हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और ये बहुत जरूरी है। बैंक नेशनलाइजेशन एक केस हुआ था 1970 में, जिसमें कोर्ट ने स्पेसिफाई किया था कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है उसे एडिक्वेट कंपेंसेशन देना पड़ेगा। हाल फिलहाल आर्टिकल 300A के तहत भी हम बिना किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती है कभी भी गवर्नमेंट, और उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। पर फिलहाल ये इजी है क्योंकि पहले जब ये फंडामेंटल राइट था तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच जा सकती थी। अब ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अप्रोच जा सकती है पर हाई कोर्ट, तो ये स्टेट लेवल पर आ गया और इसी को कहते हैं जमीन का डूब में जाना। अगर आप जानते हो कि नॉर्मली भाषा में जब कोई भी रोड बन रही होती है तो वहां के जो प्लॉट्स हैं उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और कंपेंसेशन देती है। हम कई बार आम भाषा में कहते हैं हमारी जमीन डूब पर चली गई। यही होता है, यही राइट के कारण ऐसा होता है और आपको कंपेंसेशन मिलता है और इसकी अप्रोच आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।